हाय स्कॉलर्स बच्चों, फिर एक बार सरफेस केमिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामने आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी ऑर्गेनिक, लेकिन नहीं, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर ने पहले से ही कहा है कि हर चैप्टर के बाद एक मास्टर वीडियो होगा क्वेश्चन बैंक का, कि जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, नीट, आईआईटी मेंस वगैरह एग्जाम हो, सभी के वो बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियो में लेके आते हैं आप सबके लिए, कि जो उस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्टिंग जो इनिशियल टाइम होता है अपने लेक्चर का, वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चले जाते हैं लास्ट टाइम में। तो याद रखिएगा, ये लेक्चर हमें तभी अच्छा लगने वाला है जब हम सरफेस केमिस्ट्री के जो हमारे 3 लेक्चर हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर वो आप लोग तीनों देखेंगे पहले, उसके बाद अगर ये मास्टर वीडियो लेक्चर नंबर 4 आप देखते हैं और चीज़ों को तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर सरफेस केमिस्ट्री के पिछले तीनों लेक्चर आपने हमारे द्वारा जो कराए गए हैं उन्हें देखा होगा। बहुत मज़ा आ जाए, इंटरेस्टेड आ जाएगा। और आज जो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो क्वेश्चन बैंक जो लेके आए हैं, वो अभी तक बोर्ड एग्जाम में या अदर्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके सामने मैं हूँ। और आज माई सेल्फ टेनिशर टेंजेंटस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म को केमिस्ट्री के लिए आसान बनाते हुए, और ऐसे हमारे बच्चे जो पहली बार हमें देख रहे हैं इस लेक्चर के दौरान, तो वो तुरंत अपने टेंजेंटस प्लेटफॉर्म टेंजेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले समय में आपको अदर्स लेक्चर सीरीज या स्पेशल लेक्चर आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले हमारे तीनों लेक्चर देखिए, तब इस लेक्चर में बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए, तो ये हम ऑर्गेनिक का पहले हटाते हैं। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मास्टर वीडियो तैयार करने वाले हैं और उसके द्वारा बेहतरीन तरह से इस चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे आने वाली किसी भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से ना छूटे। पार्ट 1 में हमने एडजॉर्प्शन को पढ़ा, पार्ट 2 में हमने लेक्चर के दूसरे लेक्चर में हमने कैटालाइसिस एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स को कवर किया था, पार्ट 3 में कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज को कवर किया था। आज क्वेश्चन बैंक का मास्टर वीडियो सरफेस केमिस्ट्री। तो क्या है? सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक। क्या करने वाले हैं हम लोग आज? क्वेश्चन बैंक लेक्चर, क्वेश्चन बैंक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान। और आप सर ऐसे ही आके खड़े नहीं हो गए हैं। ज़्यादा पेपर्स को स्टडी करने के बाद, अपने अनुभव को पूरा झोंकने के बाद, पिछले सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हवाई में सर नहीं खड़े हो गए और ना ही आपको ये क्वेश्चन बैंक से परिचय करा रहे, इसलिए बहुत अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए, चीज़ों को नोट करिए। सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन ईयर वाइज मेरे सामने है, ये देखिए। बाकायदे से आपके पूरा कलेक्शन करने के बाद, गहन स्टडी करने के बाद आपके सामने है। तो जल्दी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके आंसर को देखेंगे, रिलेटेड टॉपिक को समझेंगे और तेजी से भागेंगे मास्टर वीडियो सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बेहतरीन तरह से कई बार आया है, बहुत आसान वे में आया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर मेडिसिन्स मोर इफेक्टिव इन कोलाइडल स्टेट्स? व्हाई आर मेडिसिन्स are more effective in colloidal state। यहां पे कहा जा रहा है कि जो हमारी दवाइयां हैं वो कोलाइडल स्टेट में ही मोर इफेक्टिव क्यों होती हैं? कोलाइडल स्टेट में अगर दवाइयां, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में दवाइयां बनाई जाएं तो वो जल्दी फायदा करेंगी हमें। ऐसा कारण क्या है? तो वो क्या कर लेती हैं? क्योंकि बेटा दवाइयां जो होती हैं, अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज होगा
तो वहां पे उनके मॉलिक्यूल्स का ग्रेटर साइज होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होगी, और जब सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो हमारे बॉडी में जो भी हमारा रनिंग पोर्शन होता है, जो सारी बॉडी को अच्छे से चलाएगा, तो ज्यादा सरफेस एरिया में ज्यादा चीजों को कवर करेगा, और जिससे जो भी दिक्कतें होंगी उन्हें रिकवरी करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल साइज होगा तो सरफेस एरिया की वजह से मेडिसिन हमारी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। बहुत आसान वे में आंसर 1 लाइन में 1 मार्क्स में ही आने वाला है और हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन हमारा आया है, इमल्सन एंड जेल में क्या अंतर है? इमल्सन एंड जेल में हमें डिफरेंस बताना है कि इमल्सन क्या है, जेल क्या है। इमल्सन बेटा आपको हमने बताया था अपने लेक्चर नंबर 2 में, इन चीजों को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था जब कैटालाइसिस के साथ जब कोलाइड्स को हमने स्टार्ट किया था। तो इमल्सन क्या होते हैं? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, और जेल्स क्या होते हैं? लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड्स होते हैं। तो लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड्स एंड लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स होते हैं हमारे यहां पे। तो इमल्सन को हमने पहले ही बता दिया, 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। 2 टाइप के इमल्सन होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और यहां पे लिक्विड इन सॉलिड ये जेल्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा मिल्क, है ना? सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा? मिल्क। और एक एग्जांपल इसमें और आ सकता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होने वाला हमारा है? बटर। तो 1 मार्क्स में अगर डिफरेंस लिखने को आता है, द कोलाइड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विड इन लिक्विड आर कॉल्ड इमल्सन्स। और ऐसे कोलाइड्स जो लिक्विड और सॉलिड के, लेकिन सॉलिड डिस्पर्स मीडियम होगा जेल में और लिक्विड डिस्पर्जन पेस होगा। यहाँ पे डिस्पर्जन पेस डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होंगे, तो उन्हें इमल्सन कहेंगे। ये एग्जाम्पल होगा, बाद बाकी लेक्चर नंबर 2 में जाके हम लोग चीज़ों को और भी डीप में समझ सकते हैं, बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है 3rd पॉइंट, एक्सप्लेन एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं? बहुत अच्छे से बताया था बेटा हमने, लेक्चर नंबर 2 में ही आपको मिलेगा। अगर लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देखेंगे, वहां एसोसिएटेड कोलाइड्स का मिसेल्स फॉर्मेशन वगैरह सारी चीजों को हमने इसमें डिस्कस किया है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वे में आंसर को समझते हैं तो बहुत आसान से एसोसिएटेड कोलाइड्स को समझ सकते। कई टाइप के कोलाइड्स पढ़े थे, जहाँ पे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स कई टाइप के पढ़े थे। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में घोलेंगे तो वास्तव में उसकी अमाउंट तो बहुत कम होगी, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट बहुत कम होगी, लेकिन घुलने के बाद उस डिस्पर्जन मीडियम में अपने आप को कंसंट्रेटेड ज्यादा दिखाएगा कि हमसे ज्यादा तो डिस्पर्जन मीडियम भी नहीं है। एसोसिएटेड कोलाइड की खास प्रॉपर्टी क्या है? अपना तो थोड़ा सा होगा, जब उसमें घुलेगा तो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाएगा। है थोड़ा बट शोबाजी ज्यादा कर रहा वहां पे। तो ऐसा जो कोलाइड्स बन के तैयार होगा उससे बेटा हम एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है अपना सॉप। जैसे ही सॉप मीनिंग जो भी अपना वॉशिंग पाउडर वगैरह होता है, जैसे ही घोलते हैं थोड़ा सा घोला पूरे बाल्टी में फेना ही फेना हो जाता है। देखा, लिटिल अमाउंट बट लार्ज कंसंट्रेशन इन कोलाइड्स इंडिकेट करेगा। तो ऐसे कोलाइड्स को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे आसानी से। ये मिसेल्स फॉर्मेशन भी करते हैं। मिसेल्स फॉर्मेशन पूरी मैकेनिज्म लेक्चर नंबर 2 में समझ सकते हैं, जहां पे टाइप्स ऑफ कोलाइड में हमने आपका डिस्कस किया। लायोफिलिक, लायोफोबिक, मैक्रो, एसोसिएटेड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, सभी के बारे में हमने उस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। वो देखिएगा, बहुत आसानी से चीजों को कवर हो जाएगा। तो इसका अगर 1 लाइन में आंसर
लिख सकते हैं कि द कोलाइड्स इन विच electrolyte is present in little amount, is present as a little amount but represent higher concentration, तो ऐसे लिख सकते हैं एक नंबर में, आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ओके बेटा, एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में सॉप हम लोग ले सकते, वाटर में घोलेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। खूब आए हैं क्वेश्चंस, खूब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हो गया क्लियर, चीज़ों को समझिए। और ये जो क्वेश्चन बैंक हमारी मास्टर वीडियो बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है 12th बोर्ड की एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में, उनके लिए एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से कवर जाना है। आईटी मेन हमारा चल रहा है बराबर, सेकेंड शिफ्ट आने वाली है, उसके लिए उसमें भी कारगर साबित होने वाली, नीट भी आने वाली है। तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या स्टेट बोर्ड एग्जाम, उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है ये वीडियो। क्वेश्चन बैंक मास्टर वीडियो सरफेस केमिस्ट्री, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। जितने भी नए बच्चे हैं बेटा, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, टेंजेंट क्लासेस को, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड कीजिए, मेहरबानी कीजिए। सर मेहनत कर रहे बेटा, इससे तो प्राइस तो मिलता, थोड़ा साहस बढ़ाइए, अपना साथ थोड़ा मेरी तरफ बढ़ाइए, शेयर कीजिए दोस्तों में, दुश्मनों में, जो भी हो, अपनी टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया को बड़ा कीजिए। और बताइए, आने वाले दिनों में हम प्रूव करेंगे कि यूट्यूब की दुनिया में हम लोग भी एक ऐसे टेंजेंटस स्कॉलर्स हैं जो बहुत आसान वे में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमें भी लोग जाने, आपको भी जाने कि टेंजेंटस के सदस्य हैं। इसमें आप सब मिलकर मेहनत करेंगे और सर भी मेहनत करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन, एडिशन ऑफ एलम प्यूरिफाइज द वाटर। क्यों? अगर वाटर में एलम को ऐड कर देते हैं तो अगर एलम को वाटर में ऐड करते हैं, एलम को वाटर में जोड़ दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, तो यहां जो रिजल्ट मिलता है प्यूरिफाइड वाटर मिलता है। ऐसा क्यों? प्यूरिफाइड वाटर, ठीक, एलम वाटर को प्यूरिफाई कर देती है बहुत आसानी से। ऐसा एलम में कौन सा गुण है जो एलम ऐसा कर देती है? देखिए बेटा, एलम में क्या है, यहां पे हमारा हार्डी-सुलजे रूल एक तरह से अप्लाई हो सकता है, या फिर कह सकते कोगुलेशन अप्लाई हो जाएगा। इसकी जो वैलेंसी होगी हाइयर वैलेंसी एलम की होती है, और हाइयर वैलेंसी की वजह से इसकी कोगुलेटिंग पावर अच्छी होगी, ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर। जब अच्छी कोगुलेटिंग पावर होगी तो ये जो जितनी भी इंप्योरिटीज उसके अंदर होगी उन्हें कोगुलेट कर लेगी एलम, और वाटर को प्यूरिफाई कर देगी। तो आंसर लिख सकते हैं बिकॉज एलम कोगुलेटेड suspended impurities from the water, है ना, और वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। बहुत आसान एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए ये तैयार हो। इसके बाद बेटा है लेदर गेट्स हार्डेस्ट आफ्टर टैनिंग, मीनिंग लेदर गेट्स हार्डेस्ट, ठीक है, हार्डेंड आफ्टर टैनिंग। टैनिंग होने के बाद लेदर हार्ड क्यों हो जाता है? टैनिंग होने के बाद लेदर हार्ड क्यों हो जाता है?
क्योंकि उसमें मौजूद आयंस कोऑगुलेशन कर लेते हैं। तो 1 लाइन का आंसर इसका बहुत अच्छा होने वाला है, ड्यू टू कोऑगुलेशन। ज़्यादा नहीं लिखना है मैं चीज़ों को, कोऑगुलेशन ये सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर्स 1, 2, 3 में देख चुके हैं। पीछे जाके वीडियो देखिए, कोऑगुलेशन सर ने बहुत बेहतरीन हमने पढ़ाया था, कोऑगुलेशन और प्रोटेक्शन दोनों में। हार्डी सुलझे, गोल्ड नंबर, क्या है अंतर दोनों में, चीज़ों को एकदम क्लियर हमने किया था। तो पिछले लेक्चर देखिए सरफेस केमिस्ट्री को ही। यहाँ तो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसके बाद है ट्रू सोल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बट कोलाइडल सोल्यूशन शो। बहुत अच्छे से हमने ये भी लेक्चर बताया था आपको। 6 क्वेश्चन, ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं इंडिकेट करेंगे बट कोलाइड्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बताया था। ये नहीं इंडिकेट करेंगे बट ये टिंडल इफेक्ट को इंडिकेट करेंगे। ऐसा क्यों, वहां भी डिस्कस किया था। फिर जाके लेक्चर नंबर 3 में देखिए, बताया था हमने कि कोलाइडल्स का पार्टिकल साइज कैसा होता है, ग्रेटर होता है। ट्रू सॉल्यूशंस का 10 नैनोमीटर से छोटा होता है। जब इनका पार्टिकल साइज छोटा होता है तो ये क्या करेंगे, समझ जाइए। तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, तो इनका पाथ विजिबल नहीं होगा। वहीं कोलाइड्स का ग्रेटर साइज होता है, हेट्रोजीनियस नेचर में होता है, तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और इसलिए विजिबल पाथ हो जाता है वहां पे। तो इसीलिए कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट इंडिकेट करेंगे बट ट्रू सोल्यूशन इंडिकेट नहीं करेंगे। हो गया क्वेश्चन आसानी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरह से आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी आता है, कि एक हमें आपको डायग्राम बना के दिखाया जाएगा और उसके बाद कहेगा बताइए ट्रू सोल्यूशन किसका बन रहा है। जैसे एक डायग्राम है, इस तरह से आपको दिखाया जाता है, क्वेश्चन होगा इस तरह से टेस्ट ट्यूब टाइप की बनाई जाएगी ऐसे आपके लिए, ये टेस्ट ट्यूब बनी हुई है और यहाँ पे एक डिस्पर्जन मीडियम या कह सकते सॉल्वेंट टाइप का, जैसे NaOH ले लिया गया। ऊपर से एक इलेक्ट्रोलाइट गिरता हुआ दिखाया जाएगा जैसे FeCl3। आया हुआ क्वेश्चन है, IIT मेन में भी आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो अब ये कह रहे हैं जो रिजल्टेंट कोलाइड्स बनने वाला है, रिजल्टेंट कोलाइड्स जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंट कोलाइड्स। तो देखिए बेटा, यहां पे पॉजिटिव कोलाइड्स बनने वाला है। आपको पता है FeCl3 है और NaOH है, तो ये इसे कोऑगुलेट कर देगा, हायर वैलेंसी का है, तो ये बना देगा FeOH का होल थ्राइस। और ये किस मीडियम में बना, OH, तो OH माइनस। याद रखिएगा यहां पे ये जो आयंस होगा इसके द्वारा ये इसे कोऑगुलेट कर देगा और इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, और मीडियम इसी का रखेगा क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम का वर्क करेगा ये। तो ये कोलाइड यहां पे बनेगा, ये आंसर होगा आपका। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, आया हुआ है, इन्हीं चीजों को समझेंगे। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आया हुआ है क्वेश्चन, वो भी इसी तरह से अगर आता है। सारे क्वेश्चंस का इसीलिए कलेक्शन लेके हम आए हैं, बिल्कुल मत डरिए, एक एक बात, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है जो अभी तक आई हुई एग्जाम्स में, बिना किसी डाउट को एकदम वीडियो को देखिए, किसी के भी बहकावे में ना आए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है। जैसे हमने P ब्लॉक का मास्टर वीडियो बनाया था क्वेश्चन बैंक का, उसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री का भी तैयार किया, और हर चैप्टर का हम तैयार करेंगे, क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जैसे बेटा दे रखा है ये Ki एज ए डिस्पर्जन मीडियम और यहाँ AgNO3 का एडिशन हो रहा है। अब आपको आंसर में रिजल्टेंट कोलाइड्स पूछ रहा है कि क्या बनेगा रिजल्टेंट कोलाइड्स। तो हमने आपसे कहा ये आए, ये इसे ये कोऑगुलेट करेगा तो ये AgI बना देगा, मीडियम इसी I माइनस का बनेगा। देखिए सेम, हो गया। यस, इसी तरह से करें। बेहतरीन क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम्स में, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। बेहतरीन क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, और तुरंत रिजल्टेंट सोल्यूशन को हम लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा हार्डी सुलझे रूल पे आया है, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हार्डी सुलझे पे। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है
कि इफ FeOH का होल थ्राइस इज पॉजिटिव कोलाइड, क्वेश्चन क्या है, इफ FeOH का होल थ्राइस इज पॉजिटिव कोलाइड देन which ion is more effective for the coagulation, which one is more effective for the coagulation। देखते भाई दिए रखे होंगे, क्या क्या दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आने वाला बोर्ड में भी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। आंसर है NaCl, Na2SO4 का होल ट्वाइस, Na3PO4। यहां आपको पता है Na है एक वैलेंसी वाला, एक वैलेंसी वाला, एक वैलेंसी वाला ही है। यहां -1 है, यहां -2, यहां -3, और -3 वाला ही कोगुलेट कर पाएगा, ग्रेटर वैलेंसी होगी यहां पे, तो ये कोगुलेट कर पाएगा यहां पे, और इसमें भी PO4 2 ये 3- कोगुलेशन की स्थिति में होगा। तो इस तरह से यहां से ये कोगुलेशन हो जाएगा हमारा, तो ये कर पाएगा कोगुलेट ग्रेटर वैलेंसी वाला। समझ गए होंगे, हार्डी-सोल्जे का यही रूल कहता है, अपोजिट नेचर में होना चाहिए, और वैलेंसी जो कोगुलेशन पावर होती है वैलेंसी की 4th पावर होती है, वैलेंसी की पावर 4, तो कोगुलेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आया है, समझ गए होंगे आप लोग। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, बहुत अच्छे से बताया। लेक्चर नंबर 1 देखिए, बेहतरीन तरह से एक एक पॉइंट को बेसिक क्लियर किया हमने एडजॉर्प्शन का। उससे अच्छा यहाँ तो केवल आंसर हम लिख देंगे आपका, बट एडजॉर्प्शन को बहुत अच्छे से समझना है एक्सोथर्मिक क्यों। लेक्चर नंबर 1 एक बार रिवीजन जरूर देखिए जो सर ने एडजॉर्प्शन बताया उसमें। तो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, ऐसा क्यों? एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, वहां पे हमने कहा क्वेश्चन बहुत आता, चाहे फिजिजॉर्प्शन हो चाहे केमिजॉर्प्शन हो, दोनों कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक ही होते हैं। एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, तो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। हमने आपसे कहा था कि जब कैटलिस्ट की सरफेस होगी एडजॉर्वेंट की, तो कोई भी एडजॉर्प्शन हो रहा हो, जब मॉलिक्यूल्स ये पास पास आएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस तरह से इंट्रैक्शन होगा, फिजिकल फैक्टर चेंज होंगे, तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिशन होगा या फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन में और ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्यों निकलती? क्योंकि मास डिफेक्ट होगा, क्लोजली ऐसे पैक होंगे, मास डिफेक्ट होगा। मास डिफेक्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी? हमेशा रिलीज्ड होगी, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी हमेशा यहाँ क्या होने वाली है? रिलीज होगी। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड ड्यू टू मास डिफेक्ट इन एडजॉर्प्शन। डेल्टा H ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा G ऑलवेज नेगेटिव, याद रखेंगे। वहां पे बहुत क्लियर बताया लेक्चर नंबर 2 में, रिवीजन कीजिए, सॉरी लेक्चर नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड, अगला क्वेश्चन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में डिफरेंट। देखिए बेटा, इस बेहतरीन तरह से लेक्चर नंबर 1 देखिए, एकदम रिवीजन हो जाएगा। फिजिजॉर्प्शन एंड इस केमिजॉर्प्शन में अंतर बताना हमें, तो ये तो बहुत ही आसान है, वहां भी बताया था, फिर एक बार सुन लीजिए। ये गैस इन सॉलिड्स का होता है, ये लिक्विड इन सॉलिड्स में होता है। ये हमारा स्पेसिफिक नेचर में नहीं है, ये स्पेसिफिक है। इसकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगी, इसकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अच्छी होती है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होता है। इसके लिए टेम्परेचर घातक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस का एडजॉर्प्शन कम से कम होगा। ये पहले तो बढ़ेगा, बाद में घटने लगेगा। यहाँ प्रेशर ही ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे मुख्य अंतर हैं फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में। और बेहतरीन समझने के लिए तो लेक्चर नंबर 1 में जाके इसे एक बार वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में अंतर बहुत बेहतरीन तरह से हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, समझाया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया है एक क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे।
गैसेस की एडजॉर्प्शन पावर। अगला क्वेश्चन है, यहां से खूब अरेंज करने को आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर ऑफ गैसेस इन एडजॉर्प्शन पावर। कौन सी गैस कितनी जल्दी एडजॉर्ब होगी, एडजॉर्प्शन पावर। तो यहां पर पहला तो पॉइंट ये याद रखिए, किसी भी गैस की एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता, अमाउंट, कितनी अमाउंट एडजॉर्ब हुई है उसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाइड होना शुरू हो जाती है, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। तो जितना ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मीनिंग लिख सकते ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंट ease of liquefaction of gas, liquefaction of gas. It means strong van der Waals force, strong van der Waals force। क्लियर हुआ, ध्यान रखेंगे। और यहां हम आपको बहुत आसान वे में एक ऑर्डर लिखा देते हैं, इन्हीं में से फंसेगा H2 N2 CO CH4 CO2 NH3 SO2। याद रखिएगा ऑर्डर ये इस तरह से। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं HN C C C NCC ट्रिपल C NCC हाई NCC, क्या लिखते हैं हाई NCC NS, हाई NCC NS। S से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, C से CO और C से CH4, C से CO2, है ना, N से NH3 एंड S से SO2। ध्यान रखेंगे, इन्हीं में से गैसेस दे दी जाएंगी, ऑर्डर हमसे पूछ दिया जाएगा कि एडजॉर्प्शन कौन सी गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी, ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। HNCC, C में CO CH4 CO2, 3 C आएंगी। सबसे पहले आएगा C, कौन सा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CH4, फिर CO2 आएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर हमारा आसानी से अरेंज हो जाएगा। और इनके अलावा कोई गैस नहीं, इन्हीं में से आपको मिलना है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया हर एग्जाम के लिए। यस, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है। आगे फिर बढ़ते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ग्रेटर फॉर, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन फिजिजॉर्प्शन ग्रेट लेस देन केमिजॉर्प्शन। मीनिंग केमिजॉर्प्शन की जो हीट होती है, जो इवॉल्व हीट होती है, वो फिजिजॉर्प्शन से ज्यादा होती है। तो ये अगर डिफरेंस जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या फिर हम लोग नॉर्मल वे में समझ सकते हैं, फिजिजॉर्प्शन गैसेस का होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, तो फॉर्मेशन के दौरान कम एनर्जी निकलेगी। और वही जाके अगर हम लोग केमिजॉर्प्शन देखते हैं, वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। समझ सकते हैं, जब स्ट्रॉन्ग मीनिंग ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा मास डिफेक्ट होगा वहां पे, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई फिजिजॉर्प्शन मीनिंग है गैसेस का एडजॉर्प्शन। क्लियर। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जबरदस्ती खींच हिला रहे, वो आना कहां चाहती है, वो तो डिफ्यूज होना चाहती है, भागना चाहते हैं हमेशा। तो ऐसे जबरदस्ती पास आते हैं, कभी भी सर नहीं टकरा। जबकि केमिजॉर्प्शन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स पास लाए, एकदम तड़ाक से सर लगा और टूटा फूटा, मीनिंग मास डिफेक्ट हुआ, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। आसान वे में हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक में डिफरेंस हमें बताना है। लेक्चर नंबर 2 लास्ट में आपको मिलने वाला लायोफिलिक हमने कहा था, लायोफिलिक हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी इनटू कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स। लायोफोबिक दे डोंट हैव ग्रेटर टेंडेंसी,
इनटू कन्वर्ट कोलाइड्स। तो लायोफिलिक अनस्टेबल, स्टेबल होते, लायोफोबिक अनस्टेबल होंगे। लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं। लायोफिलिक जनरली मेथड से तैयार हो जाते हैं, लायोफोबिक स्पेशल मेथड से तैयार होते हैं। लायोफिलिक स्पेसिफिक नेचर में नहीं होते हैं, वो लायोफिलिक सॉरी स्पेसिफिक नेचर में होंगे, लायोफोबिक नहीं होंगे। तो इस तरह से लायोफिलिक लायोफोबिक में ये मुख्य डिफरेंस है। लेक्चर नंबर 2 लास्ट में जाके ये भी डिफरेंस आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो लायोफिलिक लायोफोबिक में डिफरेंस, फिजिज ऑप्शन केमिज ऑप्शन में डिफरेंस। इसमें से दो में से एक डिफरेंस आपका एग्जाम में आता ही है, लगभग में पूछ ही लिया जाता है। तो दोनों डिफरेंस को अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में फिजिज ऑप्शन केमिज ऑप्शन डिफरेंस मिलने वाला आपको है, लेक्चर नंबर 2 में लास्ट में आपको लायोफिलिक एंड लायोफोबिक मिलने वाला है। अच्छे से दोनों को रिवीजन कर लीजिए, और हमने यहां पे भी आपको एक बार रिवीजन करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोलिडीन, ये मल्टीपल के लिए तैयार कर लीजिए। कोलिडीन, कोलिडीन क्या होता है? 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, इसे हम लोग कोलिडीन कहेंगे, याद रखेंगे, बस क्वेश्चन याद रखने वाला। 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इज नोन एज कोलिडीन कहेंगे। इसके बाद आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइजेशन एंड कोगुलेशन। लगभग में दोनों का काम एक ही है, कोगुलेट करना, लेकिन पेप्टाइजेशन कोगुलेशन में अंतर है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जब कोलाइडल्स सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं मिलता था, तो वहां एक इलेक्ट्रोलाइट आके ऐसा काम करेगा, जिसे हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट कहते थे। इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ही इसका प्रेसिपिटेट मिलने वाला कोलाइड्स में। जबकि कोगुलेशन में क्या होता है, एक लायोफोबिक सॉल्यूशन होता है, लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो इसे कोगुलेट करने के लिए एक लायोफिलिक आएगा, लायोफिलिक कोलाइड्स आएगा। मीनिंग कोगुलेशन क्या है? द कोगुलेशन ऑफ अ लायोफोबिक कोलाइड्स बाय लायोफिलिक कोलाइड्स इज कॉल्ड कोगुलेशन। और ये कैसा होना चाहिए? इसका अपोजिट नेचर में होना चाहिए, ग्रेटर वैलेंसी का होना चाहिए। ये किसने कहा था? हार्डी सुल्जे ने कहा था। पेप्टाइजेशन क्या है? जब किसी का कोलाइड्स हम बना रहे हैं, सिंपल वे में समझिए, लेकिन वो कोलाइड्स में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा कोलाइड्स का, ऐसे में हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स आके उसमें अचानक ऐड कर दिए। जैसे ही कोलाइड्स को ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड किया कोलाइड में, तुरंत प्रेसिपिटेट मिल गया, कोलाइडल में कन्वर्जन हो गया। तो किसने ये गेम बदल दिया? कि इलेक्ट्रोलाइट ने। और यहां कौन बदल देता है? लायोफिलिक। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से और यहां लायोफिलिक की हेल्प से। तो लेक्चर नंबर 2 में एक बार पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन दोनों को रिवीजन कीजिए। पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक बार हमने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, आप भी लेक्चर नंबर 2 में जाके चीजों को समझिए, जांचिए, देखिए, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते बेटा कि व्हाट आर द मिसेल्स एसोसिएटेड कोलाइड्स, है ना। एसोसिएटेड कोलाइड्स में लेक्चर नंबर 2 में लास्ट में देख सकते हैं। इमल्सन्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए। इमल्सन्स दो टाइप के होते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड कोलाइड्स आर नोन एज इमल्सन्स, है ना। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी। 2 टाइप्स होते हैं, ऑयल इन लिक्विड, लिक्विड इन ऑयल। ऑयल इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा, या फिर ऑयल इन वाटर का एग्जांपल हो जाएगा, मिल्क है, क्रीम है। और वाटर इन ऑयल का हो जाएगा, बटर है, जैसे ये हमारा एग्जांपल आ सकता है। फिर हार्डी-सुल्जे रूल क्या है? हार्डी-सुल्जे रूल, भाई हार्डी-सुल्जे रूल कितनी बार इसी पेपर में हम आपको बता चुके जितने क्वेश्चंस में। क्या है हार्डी-सुल्जे रूल? जब लायोफिलिक कोलाइड किसी लायोफोबिक कोलाइड को कोगुलेट करता है, तो लायोफिलिक लायोफोबिक से अपोजिट नेचर होना चाहिए पहली बात तो, और ग्रेटर वैलेंसी होना चाहिए, तो कोगुलेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और ज्यादा सिस्टमेटिक समझने के लेक्चर नंबर 2 में कोगुलेशन, लेक्चर नंबर 3 में कोगुलेशन देख लीजिए। गोल्ड नंबर क्या है? अगर गोल्ड नंबर को इजी वे में समझो बेटा, बहुत आसान है। गोल्ड नंबर है क्या? गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन में हमारा यूज होगा। गोल्ड नंबर का मीनिंग क्या है? गोल्ड नंबर क्या है? अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइट इन मिलीग्राम, बहुत सिंपल वे में लिखिए मिलीग्राम, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइट इन मिलीग्राम विथ 10% NaCl solution for the protection of 10 ml लायोफोबिक कोलाइट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर फिर एक बार रिवीजन कर दिया, कोगुलेशन हार्डी सोल्यूट बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आया, फिर एक बार रिवीजन कर दिया, इट्स कॉल्ड गोल्ड नंबर। क्लियर? और किसी भी कोलाइड की, लायोफिलिक कोलाइड की जो प्रोटेक्शन पावर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, मीनिंग जिस सोल्यूशन का गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही अच्छी होने वाली होगी। गोल्ड नंबर, हायर गोल्ड नंबर वाले को लो गोल्ड नंबर वाला कोलाइड प्रोटेक्ट करेगा। यहां पे ये गोल्ड नंबर का हमारा एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन बेटा है टिंडल इफेक्ट। कितनी बार टिंडल इफेक्ट रिवीजन करोगे? टिंडल इफेक्ट मीनिंग कोलाइड्स ऑप्टिक्स जो नेचर होता है, लाइट का जो पाथ विजुअल दिखाता है, कोलाइड्स दिखाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं दिखाते कि उनका स्मॉल साइज होता है, होमोजीनियस नेचर में होते हैं, स्कैटर नहीं कर पाते हैं लाइट को। कोलाइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, लाइट को स्कैटर कर देंगे, पाथ विजुअल हो जाता है। यही मुख्य कारण है। टिंडल इफेक्ट को बार बार रिवीजन किया फिर भी। और याद रखिएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर हो जाते अगर आप हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 अच्छे से देख लें, चीजों को नोट कर लें, ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वही सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, बार बार रिपीट होकर आ रहे जो हमने लेक्चर नंबर 3 में चीजों को बताया है। तो इस तरह से अब आगे बेटा हम लोग पहुंचते हैं। यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलाइड्स के बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बहुत आसान वे में हम लोग समझ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड्स को। ये थोड़े कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, हालांकि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कोलाइड्स कई बार क्वेश्चन आया है, तरह तरह के आए हैं क्वेश्चंस। पॉजिटिव कोलाइड्स हालांकि वहां भी हमने डिस्कस किया है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। पॉजिटिव कोलाइड्स, नेगेटिव कोलाइड्स एक बहुत आसान वे में आपको समझाते हैं हम। जितने फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड्स हैं, FeOH का होल थ्राइस आ जाए या कोई और हाइड्रोक्साइड आ जाए, AlOH का होल थ्राइस आ जाए या कोई मेटल ऑक्साइड आ जाए Al2O3, ये सब बेटा पॉजिटिव कोलाइड होंगे। हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स पॉजिटिव कोलाइड, सिंपल वे में याद रखिए, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स पॉजिटिव कोलाइड होंगे। तो इनका कोगुलेशन कौन करेगा? नेगेटिव आयन करेंगे। कोगुलेशन कौन करेगा इनका? नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस में कौन आएगा? आप सबसे पहले FeCN6 4- याद रखिएगा। इसके बाद कौन आएगा? PO4 3-, ये ऑर्डर याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद कौन आएगा बेटा? SO4 2-, और इसके बाद कौन आएगा? एक Cl- वगैरह एक वाला। तो ये होगा सबसे ज्यादा कोगुलेट करने की ताकत इसमें होगी। नेचर में हार्डी सोल्जर रूल यही तो कह रहा है ना, ये पॉजिटिव कोलाइड है तो नेगेटिव आयन इसे कोगुलेट करेगा, और वो भी नेगेटिव आयन हायर वैलेंसी वाला करेगा। इसकी यहाँ पे 3 होगी तो इसके ये देखिए हायर वैलेंसी वाला ये करेगा। तो ये ऑर्डर चलेगा यहाँ पे, बहुत आसान से वे में याद रखिएगा सभी लोग। जरूर क्वेश्चन यहाँ से आता है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जरूर क्वेश्चन आता है और आया है, हमने देखा है पलट के पिछले ईयर्स के एग्जाम को। देखिए कितना आसान आपके लिए बना रहे हैं हम, आपको कुछ देखना ही नहीं है, सारे लेक्चर देने के बाद एक क्वेश्चन बैंक भी बना दे रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस आए हुए, तो मीनिंग ओवरऑल कंप्लीट आप हो गए। और उसके बावजूद आप जब सर इतना आपके लिए कर रहे हैं लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बेटा, टेंजेंटर्स को मजबूत कीजिए आप।
और इसी तरह से अगर नेगेटिव कोलाइड्स की बात करें तो इसमें Cu, Ag, H, Au, Pt मीनिंग मेटल कोलाइड्स। जितने मेटल कोलाइड्स होंगे वो सब यहां आने वाले हैं, मेटल कोलाइड्स। और कौन आएगा यहां पे बेटा? सल्फाइड्स, ये भी नेगेटिव में आते हैं, जैसे As2, As3, Sb2S3। तो ये अब इन्हें कौन कोगुलेट करेगा? कोगुलेशन कौन करेगा इनका? आपको पता, पॉजिटिव आयंस। कौन पॉजिटिव? जैसे Al3+, Mg2+, Na+, तो इनका ऑर्डर ये हो जाएगा हमारा, या Fe3+। तो जितनी हायर वैलेंसी वाला होगा अपोजिट नेचर में होना चाहिए, नेगेटिव कोलाइड है और उसकी वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो कोगुलेशन कर लेगा। ये एडिशन रूल हमें सिखाता है। कंप्लीट कीजिए बेटा, बेहतरीन पॉइंट्स हैं। इसके बाद जेल को हम लोग पहले से जान चुके हैं, जेल भी आ चुका, गोल्ड नंबर को भी चीजों को समझ चुके हैं। अब थोड़ा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और फिजिकल फैक्टर्स के बीच ग्राफ थोड़े से देख लेते हैं। पहले भी बताए हैं, खूब फ्रेंडलेस वगैरह, आइसोटियर, आइसोबार्स वगैरह कंप्लीट हमने स्टडी की है। एडजॉर्प्शन पार्ट लेक्चर नंबर 1 में आप चीज़ों को समझ पाएंगे, देख सकते हैं। फिर भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर भी एक दो ग्राफ्स देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम्स में आए हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टी के बीच में ग्राफ खींचें तो दो हो जाएंगे यहाँ पे अलग अलग। अगर केमीजॉर्प्शन होगा तो ये इस तरह से होगा, फिजीजॉर्प्शन होगा तो बेटा ये इन्वर्सली होना, डिक्रीज ही होना है। तो ये फिजीजॉर्प्शन के लिए बन जाएगा, क्योंकि गैसेस वैसे भागती हैं, आप और हीट कर देंगे गैसें भागेंगी, और ज़्यादा एडजॉर्प्शन कहाँ होने वाला, कम हो जाएगा, तो इन्वर्सली हो जाएगा। मतलब X/m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ स्टार्ट में तो डायरेक्टली होगा, लेकिन फिर ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता, तो ये केमीजॉर्प्शन होगा, ये केमीजॉर्प्शन के लिए रहेगा, याद रखिएगा। और ये फिजीजॉर्प्शन के लिए रहेगा। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ही बना के देते हैं, कहते हैं बताइए केमीजॉर्प्शन हो रहा कि फिजीजॉर्प्शन हो रहा है। और अगर वही प्रेशर का इफेक्ट देखें, यहाँ जितना ज़्यादा प्रेशर होगा फिजीजॉर्प्शन में तो उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो जाएगा, गैसेस दबा दबा के ज़बरदस्ती एडजॉर्ब कर दिया जाएगा। यहाँ प्रेशर के लिए अलग स्थिति होगी केमीजॉर्प्शन में, है ना, प्रेशर के लिए अलग स्थिति। पहले तो डायरेक्टली होगा, फिर धीरे धीरे कर्विंग हो, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इनिशियल फ्रेंडलिच, इसी पे सीखा था ABC। यहाँ X/m क्या हो जाएगा K, यहाँ X/m कितना हो जाता Kp⁴ और यहाँ X/m Kp। डायरेक्टली बहुत ज़्यादा, डायरेक्टली डिपेंड, यहाँ थोड़ा सा कम और यहाँ जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे जरूरी ग्राफ्स भी हो गए जो फिजीजॉर्प्शन केमीजॉर्प्शन में हम लोगों को पता होने चाहिए। तो बेटा एक आसान और सिंपल टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। सभी लेक्चर को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन बैंक अपनी मास्टर वीडियो है इसे आप देख लीजिए, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अगर इसके बावजूद आपका क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री में किसी भी एग्जाम में आप गलत करते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति बेटा है। रिवीजन अच्छे से कीजिए, तीनों वीडियो देखने के बाद मास्टर वीडियो देखिए। बाई चांस किसी तरह से पिछली तीनों वीडियो नहीं देख पाई, आपने मास्टर वीडियो देखी है, तो हर क्वेश्चन में हमने आपको बताया बेटा कौन सी वीडियो कहाँ पे देखें, इनिशियल में, लास्ट में, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उस हिसाब से भी आप जाके टेंजेंट क्लासेस पे आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो में जहां भी क्वेश्चन आता है हमने तुरंत कहा लेक्चर नंबर 2 में ये देखिए, लेक्चर नंबर 3 में ये देखिए, लेक्चर नंबर 1 में ये देखिए, तो वहां से तुरंत आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से सरफेस केमिस्ट्री की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। और सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, ये हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा आप सभी के साथ। और आप लोग अपना साहस सर को दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, सारी चीज़ें कीजिए जिससे अपना टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड मजबूत हो सके और प्रूव कर सके कि टेंजेंटस भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।